रोटेशन क्या होती है, जब भी आपके पास बॉडी के अंदर ट्विस्ट होता है, एंगल होता है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। डिफ्लेक्शन जो आपके पास हो सकती हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं। डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन आपके पास लोड की वजह से भी आ सकती हैं, तो लोड आपका एक्सीड कर जाए तब आपके अंदर बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन भी आ सकती है, रोटेशन भी आ सकती है। इसी तरह टेम्परेचर की वजह से आ सकती है, आपका थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से एक्सीड कर जाए तो उसकी वजह से भी आपके अंदर डिफॉर्मेशन आ सकती है। उसके अलावा आप फैब्रिकेशन एरर हो सकती हैं कि मटेरियल के अंदर जो भी थिकनेस एक्सीड जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी उसके अंदर उतनी रखी गई। इस तरह कोई साइड पे आपने जब कंक्रीट बना रहे हो उस टाइम उस पर कुछ एरर आ सकता है, तो उसकी वजह से भी कुछ इसमें डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन आ सकती है। या फोर्थ होता है आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाए वहाँ पे बॉडी के अंदर ये सेटलमेंट हो जाए, तो वहाँ पे भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ सकता है। तो ये 4 रीजन है हमारे पास रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट वन क्या हो सकता है, उसके अंदर लोड्स की वजह से आ सकता है, तो लोड एक्सीड करने अलाउेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तब उसके अंदर रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन। सेकंड उसके अंदर टेम्परेचर आ जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या कोल्ड हो जाए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हॉट हो जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है इसके अंदर डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन, क्योंकि खास वैल्यू है जो हम कंक्रीट को कास्ट कर रहे हैं या स्टील को बना रहे हैं इसके अंदर उसमें एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर रहना होता है। इसी तरह थर्ड उसमें एप्लीकेशन का एरर आ सकता है, फोर्थ उसमें क्या हो सकता है, सेटलमेंट का एरर आ सकता है। तो जो भी बॉडी के अंदर रोटेशन या डिफ्लेक्शन आएगी तो उसे हम जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा या जो स्लोप बनेगी उसे हम रोटेशन कहेंगे, और जो बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी फ्रॉम वर्टिकल डिफ्लेक्शन या परपेंडिकुलर टू द लोड जो भी इसका डिफ्लेक्शन आएगी उसे हम कहेंगे डिफ्लेक्शन। रोटेशन के यूनिट हम मोस्टली हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करेंगे या सेकंड में मेजर करेंगे। डिफ्लेक्शन आपके पास मोस्टली लेंथ के यूनिट्स में होता है, इंचेस में हो सकता है, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में हो सकता है, कोई भी आपके पास बॉडी में। तो लेकिन डिजाइन केस ऑफ डिजाइंस ओवरऑल हम दोनों डिफ्लेक्शन रोटेशन को हम डिफ्लेक्शन ही काउंट करते हैं, दोनों के मिला के ही कंसीडर कर रहे हैं डिजाइन के अंदर कम से कम क्यूमुलेटिव। और डिजाइन के अंदर डिफ्लेक्शन हमारे पास हमेशा एक लिमिट के अंदर होती है। क्यों लिमिट के अंदर रखा जाता है, ताकि अंदर स्ट्रक्चर के अंदर इंटेग्रिटी रहे, मतलब स्ट्रक्चर आपका होमोजेनियस भी रहे, ये ना हो एक जगह क्रैक्स आ जाए दूसरी जगह क्रैक्स ना आए, फेलियर के चांसेस ना पाए। सेकंड उसमें अंदर स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर के अंदर कि स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और तीसरा किया जाता है प्रिवेंट क्रैकिंग ऑफ अटैच्ड ब्रिटल मटेरियल, जो भी इसका एक्स्ट्रा मटेरियल है ब्रिटल मटेरियल अटैच्ड है उसकी क्रैकिंग ना आ जाए मटेरियल की अपनी डिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसलिए हम इसको डिफ्लेक्शन को हमेशा लिमिट किया जाता है। उसकी लिमिटेशन आपके अंदर डिजाइन कोड के अंदर अवेलेबल होती है। स्टील का जो कोड है हमारे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कोड, उसके अंदर भी लिमिटेशन है, इसके अपनी गिवन है, स्टील में आप अपनी लिमिटेशन दे सकते हो। कंक्रीट के लिए हमारे पास अपना एसीआई कोड गिवन है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि किस बीम टाइप के लिए किस स्ट्रक्चर के लिए कितनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउेबल हो सकती है। क्योंकि हम कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा बना नहीं सकते कि जो परफेक्टली मतलब रिजिड हो, उसमें डिफ्लेक्शन आए ना, ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशन रखी जाती है कि चले मतलब 2 इंचेस रिफ्लेक्शन आ जाए तो एक्सेप्टेबल है या उससे ज़्यादा एक्सीड ना पर फेलियर का चांसेस बाहर ना हो। तो लेकिन वो एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है वो हमारे पास डिपेंड अवेलेबल है हमारे पास डिज़ाइन कोड्स के अंदर। तो डिज़ाइन कोड से हमें पता चलता है कि उसकी लिमिट कितनी है, कितनी हम रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी नहीं कर सकते। और बीम्स और फ्रेम्स में मोस्टली जो डिफ्लेक्शन होती हैं ये हमेशा आपके पास इंटरनल बेंडिंग की वजह से होती है। इंटरनल बेंडिंग मतलब इंटरनल जो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे बेंडिंग मोमेंट आ जाए, चाहे शियर आ जाए, चाहे आपके पास कोई एक्सियल फोर्स आ जाए, तो उसकी वजह से जितनी भी डिफ्लेक्शन आएंगी वो आपको क्या कहलाती हैं, इंटरनल बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन। और लोड की वजह से जो आती है हम उसे कहते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वजह से। इस तरह इंटरनल एक्सियल फोर्सेज डिफ्लेक्शन आती हैं। एक्सियल फोर्स होता है मोस्टली हम ट्रस के अंदर लेते हैं, तो इसलिए सिर्फ ट्रस के अंदर ही काउंट होगी, बाकी नहीं। इसी तरह फिर आपके पास डिफरेंट स्पोर्ट्स कंडीशन है, वो आपको पहले ही पता है कि सपोज आपके पास जो रोलर स्पोर्ट है या रॉकर स्पोर्ट है वहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन भी जीरो होती है, जो आपके पास डेल्टा की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और रोटेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है, कुछ ना कुछ भी वहाँ पे डिफेक्ट कर सकती है। इस तरह पिन स्पोर्ट है, वहाँ पे भी क्या है, डिफ्लेक्शन जीरो होती है लेकिन रोटेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है थीटा, उसकी वैल्यू हमें अवेलेबल होती है। इन केस ऑफ फिक्स स्पोर्ट क्या होती है, डिफ्लेक्शन भी जीरो होती है और रोटेशन भी, दोनों वैल्यू वहाँ पे स्पोर्ट भी जीरो होती है। ये नॉन फिक्स्ड नॉन चीज़ें हैं, मतलब हमें पहले ही पता है कि कोई भी पिन स्पोर्ट आ जाए, रोलर स्पोर्ट आ जाए, वहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन नहीं होगी, सिर्फ वहाँ पे क्या होगी डिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ फिक्स स्पोर्ट क्या है, वहाँ पे रोटेशन भी नहीं होनी चाहिए और डिफ्लेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने बीम को ऐसी कास्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें कोई फिक्स स्पोर्ट है, तो वहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि वहाँ पे ना डिफ्लेक्शन है ना वहाँ पे रोटेशन है। इसी तरह आपके पास इन केस ऑफ फ्रेम्स आपके पास पिन कनेक्टेड जो फिक्स ज्वाइंट फ्रेम हो सकते हैं या पिन ज्वाइंट फ्रेम, जिस तरह ने बताया था फ्रेम्स के अंदर। अगर आपके पास फिक्स कनेक्टेड फ्रेम है तो आपके पास क्या होगा, दोनों साइड पे जो मेंबर्स में होंगे, जो भी आपका ज्वाइंट पे मेंबर मिलकर मीट कर रहे होंगे, एक मेंबर में जो रोटेशन होगी वही आपके पास दूसरे मेंबर में रोटेशन होगी, तो उनकी वैल्यू सेम होगी। जितनी एक मेंबर रोटेशन आ रही होगी उतनी भी दूसरी में, क्योंकि ये फिक्स ज्वाइंट है, एक से ट्रांसफर हो गई होंगी दूसरे में।
लेकिन जो पिन कनेक्टेड फ्रेम है वहाँ पे क्या आपके पास पता है कि रिफ्लेक्शन रोटेशन क्या होती है, वहाँ पे जाके रिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। तो इसलिए जो रोटेशन डिफ्लेक्शन है एक में ज़्यादा हो सकती है, दूसरे में उसकी कम हो सकती है, या उसके अंदर कोई ना कोई रिलेशन हो गई, मतलब उसकी वैल्यू सेम नहीं है। इन केस ऑफ फिक्स जॉइंट वहाँ पे रोटेशन और डिफ्लेक्शन की वैल्यू सेम है। इन केस ऑफ पिन जॉइंट उनकी वैल्यू वेरी कम रोटेशन। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपके पास इलास्टिक कर्व का पता होना चाहिए कि जब भी मूवमेंट आपका पॉजिटिव मूवमेंट होगा तो उसे हम कनकेव अपवर्ड ड्रा करेंगे इलास्टिक कर्व को। जब भी मतलब पॉजिटिव मूवमेंट ड्रा हो रहा होगा इस शेप में कनकेव अपवर्ड होगा, जिसे हम टैग कहते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा अपवर्ड ड्रा होगा कनकेव। और इस तरह जहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट आ रहा होगा उसे हम क्या करेंगे, कनकेव डाउनवर्ड ड्रा करेंगे। तो जो भी नेगेटिव मूवमेंट होगा उसका मतलब कनकेव डाउनवर्ड ड्रा होगा। तो ये हमारे पास एक बीम है जिसके अंदर आपके पास लोड अप्लाई हो रहा है पॉइंट बी और पॉइंट सी। जब इसकी मूवमेंट डायग्राम हम ड्रा करेंगे, सेक्शन निकाले इसके बाद मूवमेंट डायग्राम इक्वल्स टू सम टाइम क्वालिटेटिव डायग्राम्स की कुछ इस तरह बनती है। तो ये क्या पता है आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो रही है। ये कौन सी शेप बन जाती है आपके पास, इंक्रीज करके डिक्रीज नेगेटिव वाली, मतलब पहले कम था फिर इंक्रीज किया फिर कम किया, ये नेगेटिव है। नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। पॉजिटिव वजह से मतलब इंक्रीज कर दिए पॉजिटिव अपवर्ड हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में डिफरेंशियल पॉइंट रहेगा, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, वहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि मोमेंट वहाँ पे डिक्रीज का है, उसकी शेप क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। मतलब सिंपल वर्ड्स, जो मोमेंट की डायग्राम की जो भी शेप होगी, रिफ्लेक्शन और रोटेशन की डायग्राम हमेशा उसकी अपोजिट होती है, मतलब उसके 180 डिग्री। अगर मोमेंट डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव एक्सिस में उसकी वैल्यू है, तो डिफ्लेक्शन रोटेशन की डायग्राम हमेशा क्या होगी, उसकी पॉजिटिव एक्सिस। क्योंकि जितना भी मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा उसको रेजिस्टेंस नहीं करना है, आपके पास डिफ्लेक्शन रेजिस्टेंस होगा। अगर मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा तो डिफ्लेक्शन में फेलियर आ जाएगा, डिफ्लेक्शन फेलियर कर जाएंगी, एक्सीड कर जाएंगी, तो मतलब फिर आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है। जैसे ही मूवमेंट की वैल्यू डिफ्लेक्शन एक्सीड कर जाएंगे तो स्ट्रक्चर आपका फेलियर, वहाँ पे फेलियर आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू चेंज होगी उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो आपके पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो, चाहे आप उसे इलास्टिक कर्व पे शो कर लो या डिफ्लेक्शन कर्व पे शो कर लो, या फिर मूवमेंट डायग्राम पे, वो पॉइंट आपका उसका डिफ्लेक्शन कर्व। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देख लें कैंटिलीवर की। इस केस में भी क्या है, यहाँ पे क्या फिक्स स्पॉट है, फिक्स स्पॉट पे क्या है, यहाँ पे कर्व जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो उसके अंदर रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रही है। उससे पहले क्या है, उसकी वैल्यू जीरो चल रही है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ना रोटेशन आ रही है ना डिफ्लेक्शन आ रही है। उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा था, तो हमारा मूवमेंट क्या है, इंक्रीज करेगा, और देन फिर उसका अपोजिट साइड में स्टार्ट होगा। इसलिए ये कैंटिलीवर वाइड बीम है जिसके हमेशा टेंशन जो है, टेंशन फोर्स जो भी होती है या टेंशन बार्स होती है वो स्ट्रक्चर के टॉप पे प्रोवाइड की जाती है, जो स्टील इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है इन केस ऑफ एनालिसिस या डिजाइन की केस में। बाकी हर एक बीम में क्या कहते हैं, जहाँ मूवमेंट आ रहा है वहाँ पर रेजिस्ट करना होता है, इसका मूवमेंट हमेशा टॉप पे आ रहा होता है या एक्सीड कर रहा होता है, तो इसलिए इसकी टेंशन बार्स जब भी डिजाइन कर रहे होंगे एनालिसिस इसको टॉप प्रोवाइड करेंगे। फर्दर ये डिफरेंट केसेस हैं जो फर्दर गिवन है, मतलब स्कोर आपके पास एक साइड पे फिक्स स्पॉट है, एक साइड पे आपके पास रोलर स्पॉट है, तो उस साइड पे इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसे बनेगी, डाउनवर्ड ही बनेगी, तो मूवमेंट टॉप लोड लगेगा डाउनवर्ड बनेगी। इस तरह अगर आपके पास कोई ओवरहैंग बीम है, अगर दोनों साइड से ओवरहैंग है तो उसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसे बनेगी, मतलब जहाँ पे स्पोर्ट्स है वहाँ पे वो हमेशा लोड की वजह से डाउनवर्ड डिक्रीज ही करेगी, जहाँ पे पिन स्पोर्ट है वहाँ पे जाकर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जहाँ रोलर स्पोर्ट है वहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जहाँ पे कैंटिलीवर है फिर वहाँ पे उसकी वैल्यू एक्सीड करना शुरू हो जाएगी। बेसिकली आपके पास एंगल फोर्स है दोनों साइड। इसी तरह अगर बीच में कोई आपके पास इंटरनल हिंज आ जाए तो वहाँ पे उसकी वैल्यूज क्या रहेंगी, वैसे मूवमेंट सिर्फ वहाँ पे चेंज होता है, मतलब उसकी वैल्यू, बाकी बीम की एज इट वैल्यू सारी सेम रहेंगी, मतलब डिफ्लेक्शन एज इट इलास्टिक कर्व वहाँ से वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह अगर आपके पास दोनों साइड पे फिक्स एंड बीम आ रही है, दोनों साइड पे क्या होगा, आपके पास फिक्स स्पॉट है तो आपके पास एक खास लिमिट होगी, मतलब कुछ ना कोई डिस्टेंस होगा जहाँ तक उसकी ना डिफ्लेक्शन आ रही होगी ना उसकी रोटेशन आ रही होगी, उसके बाद बीम में तक बेंडिंग स्टार्ट। तो ये डिफरेंट केसेस हैं जो आपके पास, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी आ सकती है या मल्टी इलास्टिक कर्व भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली आपके पास क्वालिटेटिव या क्वालिटेटिव कर्व्स होते हैं मोस्टली। अभी हम उनके ऊपर ड्रा भी करेंगे क्वांटिटेटिव कर्व्स तो बनाए कैसे जाते हैं। तो रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो जो आपके कोर्स में है वो आपके पास पहले 4 मेथड है, मतलब मोमेंट एरिया थ्योरम, कंजुगेट भी मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड और विचुअल मेथड। ये 4 मेथड हैं जो हम यूज़ करेंगे और रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेशन करेंगे। और एक एनर्जी मेथड भी है जो मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन ये मोस्टली हम एमएस के लेवल पे यूज़ होता है या फिर ऐसे 2 में इसका थोड़ा बहुत टच किया जाता है, लेकिन ये ऐसे 1 का पार्ट है ऐसा नहीं।
तो हम इंशाल्लाह बारी बारी चारों मेथड्स को यूज देखेंगे। पहले मोमेंट एरिया थ्योरम, कंजुगेट बीम मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड और नेचुरल। इन चारों मेथड में फर्क क्या है, उन चारों मेथड से रोटेशन एंड डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट कैसे होगा। आज हम सिर्फ एक ही मेथड देखेंगे, वो कौन सा है, वो पहले वाला हमारा मेथड मोमेंट एरिया थ्योरम। तो बाकी मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट या आने वाली क्लास में देखेंगे। मोमेंट एरिया थ्योरम बेसिकली क्या है, इसका इनिशियल आइडिया जो दिया गिवन था वो आपके पास ऑटो मोहर ने दिया था, तो इसका इनिशियल आइडिया जो प्रपोज किया था। लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है, इसको फॉर्मली जिसको लिखा गया था, वो लिखा था चार्ल्स ई ग्रीन ने इन 1873। और इसने बेसिकली क्या थे, इसमें दो थ्योरम थे, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 के नाम से। थ्योरम 1 आपका थ्योरम होता है डिफ्लेक्शन से डील करता था, दूसरा थ्योरम आता रोटेशन से डील कर रहा था। तो जो फर्स्ट थ्योरम है वो बेसिकली आपके पास रोटेशन से डील कर रहा है। रोटेशन बेसिकली क्या है, बीम के अंदर स्लोप कितनी आ रही है। तो पहले स्टेटमेंट स्टेट क्या करता है कि चेंज इन स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इलास्टिक कर्व, मतलब इसको ये आपके पास इलास्टिक कर्व है, दोनों इलास्टिक कर्व के दरमियान जो चेंज आ रहा है स्लोप के अंदर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वो किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल होगा m ओवर ई आई डायग्राम। जो भी इन दो पॉइंट्स के दरमियान m ओवर ई आई डायग्राम बनेगी वो उसकी इक्वल होगा उसका चेंज। मतलब जो भी बॉडी के अंदर दो पॉइंट्स के अंदर स्लोप आएगा या उसमें रोटेशन आएगी, वो किसकी इक्वल होगी, वो बेसिकली इक्वल होगी उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो m ओवर ई आई डायग्राम ड्रा करेंगे उन दो पॉइंट्स के अंदर इक्वल होगी। तो मैथमेटिकली मतलब रोटेशन क्या कहते हैं, थीटा b ओवर a, मतलब डिफ्लेक्शन या रोटेशन एट b विद रिस्पेक्ट टू a, रोटेशन एट b विद रिस्पेक्ट टू a किसकी इक्वल होगी, इंटीग्रल a टू b इनटू m ओवर e i dx। m ओवर e i dx क्या होता है, बेसिकली आपके पास क्या है, एरिया अंडर द m ओवर e i डायग्राम। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास क्या होता है, एरिया अंडर द m ओवर e i डायग्राम आ जाता है। तो ये बेसिकली वही कह रहा है कि इक्वल टू द एरिया ऑफ m ओवर e i डायग्राम। अब इसमें m क्या है, m आपका बेसिकली होता है बेंडिंग मोमेंट, जो भी इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज आ रही है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, डिवाइडेड बाय e i क्या होता है, आपके पास फ्लेक्सिबल रिजिडिटी होती है। e क्या आपका बेसिकली वही इलास्टिसिटी है, और i क्या आपका बॉडी का इनर्शिया है, या उस बीम का या स्ट्रक्चर का जिसके आप फाइंड कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी और उसका इनर्शिया, जिसे हम फ्लेक्सिबल रिजिडिटी कहते हैं। और m इसका वो मोमेंट की वैल्यू उन दो पॉइंट्स में जो भी आ रही है, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम उन्हीं दो पॉइंट्स के बिटवीन a टू b, उसकी जो वैल्यू आंसर आएगा वो बेसिकली क्या होगी, आपके पास वहाँ पे रोटेशन होगी या उसकी स्लोप की वैल्यू। और ये आपका एंगल क्या होता है, ये बेसिकली एंगल है, तो इसलिए आपको क्लॉकवाइज भी आ सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका मतलब क्या है कि m ओवर e i डायग्राम की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब जब भी m ओवर e i डायग्राम की वैल्यू, जब उसको सॉल्व कर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, उसका मतलब क्या है कि एंगल आपका क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर उनकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इसका एंगल क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब लॉग एक्स, और एंगल आपको पता है हमेशा हम रेडियंस में ही यूजुअली मेजर करते हैं, तो हम इसको रेडियन में ही मेजर करेंगे। जो भी यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो आपका पास रेडियंस में आएगा। मतलब एज इन केस ऑफ मोमेंट एरिया थ्योरम हमेशा जो आंसर आएगा एंगल वो आपका रेडियंस में ही आएगा। और इन केस अगर आपको एंगल दिया जाए और वहाँ से आपको कुछ कहा जाए कि वहाँ पे किसी दो पॉइंट्स में मोमेंट की वैल्यू फाइंड करें या इनर्शिया या आई की वैल्यू फाइंड करें, तो एंगल आपने जो भी यूज़ करना है हमेशा आपने रेडियंस के अंदर ही यूज़ करना है। इस मोमेंट को डिग्रीज में यूज़ नहीं करना, या सेकंड वो है यूज़ नहीं करना। तो जो सेकंड इसका थ्योरम है वो बेसिकली इसकी डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। जो वर्टिकल डेविएशन मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इलास्टिक का, वो किसकी इक्वल है, इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द एरिया। इसमें क्या वर्ड आ गया, मूवमेंट ऑफ द एरिया अंडर द m ओवर e i डायग्राम। उसमें सिंपल था, तो फर्स्ट थ्योरम था स्लोप एंड किसकी इक्वल होगी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इक्वल टू द एरिया अंडर द m ऑफ e डायग्राम। इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ द एरिया अंडर द m ओवर e i डायग्राम। मूवमेंट मतलब वही आपके पास एक एरिया होगा या उसके अंदर उसको सेंट्रॉइड से मल्टीप्लाई करें। तो अगर बीम तुम्हारे पास x बार सेंट्रॉइड है, उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वैल्यू आ रही है उसको जब हम उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिजिकल क्या बन जाएगा, मूवमेंट बन जाएगा। और वही आपके पास उसके क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी या रोटेशन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगी, वर्टिकल डेविएशन क्या नहीं है, रोटेशन क्या है। और x बार वही आपको पता है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस फ्रॉम पॉइंट a टू सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया बिटवीन पॉइंट a एंड b। मतलब हम इसको रिज्यूम करें कि हम a टू b इसको भेज दें, तो जो आपके पास x बार की वैल्यू होगी वो पॉइंट a से लेके होगी जो भी आपका सेंट्रॉइड आता है a और b के दरमियान, तो वहाँ तक उसकी वैल्यू होगी। जो भी उसके डिस्टेंस आते हैं वो आपका बेसिकली क्या होगा, x बार। अगर हम इसी तरह b टू a देखेंगे तो फिर आपने क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम b टू सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया ऑफ a एंड जिस पॉइंट से आप उसको रेफरेंस ले रहे हैं
वहाँ से आपने जो भी उन 2 पॉइंट्स के दरमियान हाइट बनता है वहाँ तक आपने उसका डिस्टेंस देना है, वो आपका हो जाएगा एक्स बार आ जाएगा। और बाकी जो उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे एम ओवर ए डायग्राम से, वो उसका एरिया बनेगा। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वर्टिकल डेविएशन या डिफलेक्शन। तो अभी आपके पास क्या हो गया, 2 थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम क्या कहता है, तो पहले थ्योरम से हमने स्लोप निकालते होते हैं या रोटेशन जिसे हम कहते हैं, और ये किसकी इक्वल होती है, 2 पॉइंट्स के दरमियान उनके एरिया ऑफ द एम ओवर ई आई डायग्राम। सेकंड थ्योरम आपका है, ये कहता है कि आप डिफ्लेक्शन या वर्टिकल डेविएशन के रिलेटेड है, और ये हम फाइंड कैसे करते हैं, इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द एरिया अंडर द एम ओवर ई आई डायग्राम। अभी हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं दोनों की बारी बारी, कि रोटेशन की भी और डिफ्लेक्शन की भी, इनको सॉल्व कैसे करना है और उनको अप्लाई कैसे करना है। सपोज हमारे पास ये एक बीम है ए टू बी, और ए पे क्या है, यहाँ पे आपके पास फिक्स बोर्ड है, या आपके पास इनडायरेक्टली कैंटिलीवर है, और आपने स्लो फाइंड करनी है पॉइंट बी एंड सी। स्लो का मतलब क्या होता है, रोटेशन, मतलब आपने थीटा फाइंड करना है, थीटा एट बी एंड थीटा एट सी ऑफ द। अब आपके पास केस में क्या है, थीटा आप किसी एक रेफरेंस पॉइंट से फाइंड करेंगे, या आप सी से फाइंड कर लो या आप ए से फाइंड कर लो। इस केस में क्या आपके पास बी और सी पे फाइंड करना है, तो ऑफ कोर्स आपके पास रेफरेंस एक ही बचता है, जो आपका स्पॉट है, मतलब आपने ए से ही फाइंड करना है। मतलब रोटेशन इन द बीम या स्लोप ऑफ द बीम फ्रॉम पॉइंट ए विद रेफरेंस पॉइंट बी पे फाइंड करनी है विद रेफरेंस टू ए, और एट पॉइंट सी विद रेफरेंस टू पॉइंट ए। अब विद एट सी पे हम विद रेफरेंस टू बी भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो स्लोप गिवन कोड है वो आपके पास ए पे है, आपका जहाँ फिक्स कोड है, फिक्स कोड में ऐसे ही पता है यहाँ पर रोटेशन भी जीरो है, डिफ्लेक्शन भी जीरो है, हमें इसका भी एडवांटेज होता है, इसलिए हम इसको स्पोर्ट से ही लेंगे। और इस केस में आपके पास ई की वैल्यू आपको गिवन है 49,000 की ऐसे ही, और इनएसए गिवन है 600 इंच गिवन है, ठीक है। ना गिवन उनकी वैल्यू तो आप लोग कॉन्स्टेंट लेके ठीक कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, बीम जो भी गिवन हो, तो एनालिसिस का पहला स्टेप यही होता है कि आपने सबसे पहले उसके रिएक्शन निकालने हैं। मतलब इस बीम को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम उसके रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन निकल गए, उसके बाद आपने उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्शन निकालना है बीम के, सेकंड स्टेप में क्या आपने बस उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, थर्ड स्टेप में आपने उसके क्या करना है, एम ओवर ई आई डायग्राम बनाना है। रिएक्शन निकालने मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना भी मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, चाहे बीम के आ जाए चाहे फ्रेम के आ जाए। और थर्ड स्टेप क्या होता है उसका, हमारे पास एम ओवर ई आई। तो जब रिएक्शन बन जाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाए, सिंपल आपने क्या करना है, जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू आए, मतलब सपोज हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ही आएगी, उसको हमने क्या करना है, ई और आई से डिवाइड कर दें। अगर यहाँ पे आपकी मर्जी है ई और आई की वैल्यूज पुट कर दें, या उसको एज ए कांस्टेंट रख लें, और एट द एंड जब हम उसको फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का, वहाँ पे जाकर उसकी वैल्यूज पुट कर दें, तब इससे बात पहले सॉल्व कर लो या बाद में सॉल्व कर लो। तो जब इसको ड्रा करेंगे तो इसकी बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम आपके पास कैंटिलीवर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, वो कैसे भी करेंगे। डाउनवर्ड होगी, उसकी वैल्यू क्या आती है, -60 आर -30 आर की बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। जब मैं उसको एम और ए डायग्राम किया तो वो क्या हो जाएगा, -30 ओवर ई आई हो गया, मतलब एट पॉइंट बी पे जो आ रही है। इस तरह पॉइंट ए पे क्या हो जाएगी, -60 आ रही, उसको मैंने ई और ए से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगी, -60 ओवर ई आई। पॉइंट सी पे तो वैसे ही जीरो, मतलब मैंने तीनों पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड कर दी। पॉइंट ए पे मोमेंट मुझे पता है, पॉइंट बी पे पता है, पॉइंट सी पे जीरो है, बी पे कितना मोमेंट की वैल्यू आ रही थी, -30, उसको मैंने एम ओवर ए डायग्राम बना के क्या किया, -30 डिवाइड बाई ई आई कर दिया। इस तरह ए पे फाइंड करने के लिए -60 आई थी, उसको मैंने ई आई से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, -60 ओवर। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने फाइंड करनी है रोटेशन एट पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट बी के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट थ्योरम हम यूज करते हैं रोटेशन के लिए, और फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास जो भी 2 पॉइंट्स के अंदर रोटेशन आती है वो किसकी इक्वल होती है, वो बेसिकली इसकी इक्वल होती है एरिया अंडर द एम ओवर ई आई डायग्राम। मतलब ये हमारे पास एम ओवर ई डायग्राम है, ए और बी के दरमियान जब करेंगे तो ये आपके पास जितना भी एरिया बन रहा है, या आपके पास एरिया बेसिकली उसके अंदर कितनी आ रही है, उसके अंदर रोटेशन है, मतलब आपने ये सारा एरिया फाइंड। अब हम देखें यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड शेप नहीं बन रही हमारे पास, ना रेक्टेंगल बन रही थी ना ट्राइंगल बन रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, पहले इसको डिवाइड कर दिया पॉइंट बी से, तो बी से और ए के दरमियान जो शेप बन रही थी यहाँ टॉप तक, जो हमारे पास क्या होगी, ये रेक्टेंगल बन गई, और इससे जो डाउनवर्ड शेप थी वो हमारे पास क्या बन गई, ट्रायंगल। तो इसी तरह थीटा बी का मतलब क्या होता है, थीटा बी विद रेफरेंस टू ए, मतलब रोटेशन एट बी में हम कैलकुलेट कर रहा हूँ विद रेफरेंस टू ए की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -30, तो मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी, -30 के फिट ओवर ई आई इंटू 15 माइनस, मतलब ये जो रेक्टेंगल 30 इंटू उसके एरिया कैसे होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ होती है ना, 30 इंटू 15, मतलब इसके एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। इसका साइन माइनस में है तो साइन माइनस में,
इस तरह साथ में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसकी यहाँ पे हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी ट्रायंगल की, टोटल हमारे पास 60 है, उसमें 30 आपके पास क्या रेक्टेंगल की हाइट है, तो पीछे हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो वो मैंने क्या वही कर दिया हाफ 30 60 इंटू 30 आपके पास रेक्टेंगल की है, तो ये ट्रायंगल की आपके पास हाइट आ गई और लेंथ कितनी आ गई उसकी 15 फीट। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हाफ बेस इनटू हाइट होगी और रेक्टेंगल क्या लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगी। क्योंकि हमारे पास ये थ्योरम क्या कहता है, ये है कि एरिया अंडर द एम ओवर ए डायग्राम, आप दोनों का एरिया पता होना चाहिए इसको क्या। तो ये टोटल उसको जब सॉल्व करेंगे एट द एंड तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -675 के फीट स्क्वायर ओवर ई आएगी। उसके बाद हमने उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब जो हमारे पास अननोन की वैल्यू है ई ओवर आई। अगर आपने पहले सब्स्टिट्यूट क्यों है पहले है ई और आई की वैल्यू, तो पहले ही आपको यहाँ पे इस स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो एम ओवर ई डायग्राम के अंदर आपने एम ओवर ई आई की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, उसको यहाँ पे 30/आई किया तो आपका उसकी वैल्यू 20 आ गई, तो आपने यहाँ पे क्या उसकी डायरेक्ट वैल्यू 20 ही सब्स्टिट्यूट कर दी, तो उससे क्या होगा आपको आंसर इसी स्टेप में आ जाएगा। अगर आपने नहीं सब्स्टिट्यूट की तो आपका स्टेप जब इसका आंसर आ जाए तो उसके बाद लास्ट स्टेप में आपने ई और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। लेकिन आप देखना है कि यूनिट आपके कंसिस्टेंट, जैसे अब इसके यूनिट हमारे पास आ रहे थे टिप फिट स्केल, ई आई हमें गिवन था 29,000 के एस आई, मतलब टिप पर इंच स्केल 29,000 के पर इंच स्केल, और आई भी हमें गिवन था 600 इंच 4 में। ये फिट में है तो इसको हम फिट वगैरह करना है, इंचेस में कन्वर्ट करना है, या फिर दूसरा ये है कि आप ई और आई के जो दोनों यूनिट्स हैं उन दोनों इंचेस को आप फिट में कन्वर्ट करना है। लेकिन दो को कन्वर्ट करने के बजाय एक को कन्वर्ट करना ईजी था, इसलिए मैंने क्या किया -675 इंटू 144 कर दिया। एक फिट में कितने होते हैं आपके पास 12 इंचेस होते हैं, ये स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो किसमें आएगा रेडियंस में आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है -0.006। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, तो इसका रोटेशन क्या है आपके पास क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये एंगल माइनस वाई है नेगेटिव आ गया उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि उसका एंगल क्या आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, पॉइंट बी पे जो रोटेशन आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी। इस तरह नेक्स्ट स्टेप था हमने फाइंड करना था रोटेशन एट पॉइंट सी, वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह होगा, बस फर्क क्या होगा, जब आपने जो भी जितना टोटल एरिया आ रहा है आपने पूरा ए और सी के दरमियान जितना आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेसिकली आप पूरे जितने भी आपके पास एम और ई डायग्राम के एरिया वो सारा आपने कैलकुलेट करना है, इसके अंदर लेना है उसकी वैल्यू। इस केस में उसका एरिया क्या बन जाएगा वो पता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 0 बन मिल गया पहले, मतलब एक एंगल, इसलिए आप उसको पूरी हाफ सिंपल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हाफ इनटू बेस कितनी है टोटल 60 इनटू हाइट 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे -60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -900 के फीट स्क्वायर। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइम में ई और आई की वैल्यूज पुट करेंगे और उसके यूनिट कंसिस्टेंट करेंगे 1.4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो इंचेस में चला जाएगा, एट द एंड उसका आंसर आ जाएगा -0.006। ये भी नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है ये प्रॉपर इक्वेशन। ये दोनों क्वेश्चन हमने इस तरह मतलब दोनों हमने वैल्यूज फाइंड कर लिया, हमने रोटेशन भी कहा गया था रिफ्लेक्शन भी कहा। सबसे पहले अपने क्वेश्चन में करना क्या है, आपको गिवन क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को देखने आपने पहले सबसे पहले उसके रिएक्शन निकालने हैं, रिएक्शन निकालने के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद थर्ड स्टेप में उसके आपने एम ओवर ए आई डायग्राम बनानी है। जब एम ओवर ई आई डायग्राम बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं थ्योरम के। पहला थ्योरम अप्लाई करेंगे रोटेशन के लिए, उसमें क्या करेगा तो कहते हैं आपके पास एरिया होना चाहिए, कितना भी वैल्यूज आती हैं 2 पॉइंट्स हम इससे आपकी रोटेशन चाहिए। हम बी टू ए दे रहे हैं, रोटेशन एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे, मतलब ए और बी के दरमियान जितना भी आपका बेंडिंग मोमेंट के एरिया ले आ रहा है आपने वो सारा लेना है। इसी तरह अगर आप सी से देख रहे हैं तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं तो आपने ए और सी के दरमियान सारा एरिया देखना। अगर हम सी की रिफ्लेक्शन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, फिर हम क्या करते हैं दोनों ए बी और सी के दरमियान जो भी उसका एरिया सिर्फ हम वो लेते हैं। तो जो आपको कहा गया समटाइम ये मेंशन भी किया जाता है कि आपने डिफ्लेक्शन रोटेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू बी टू सी, अगर आपने फिर बी और सी के दरमियान ही फाइंड करना है। अगर ना मेंशन हो तो फिर आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हो रिलेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम दूसरा क्वेश्चन का लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन के लिए सपोज आपके पास ये एक बीम गिवन है ए बी सी और हमने फाइंड करनी है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी एंड सी। वही जो आपके पास पॉइंट बी पे भी अपने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, आप पॉइंट सी पे भी फाइंड करनी है। वैल्यूज फॉर इनर्शिया दोनों सेक्शन के लिए डिफरेंट है, लास्ट टाइम क्या थी दोनों के लिए सेम थी, इसलिए ए बी सेक्शन में डिफरेंट है और बी और सी की वैल्यू भी डिफरेंट है। ए बी में वैल्यू क्या है 8 × 10⁻⁶ mm4 है और बी और सी की वैल्यूज कितनी है 4 × 10⁻⁶ mm4 है।
और इसी तरह दोनों सेक्शन की लेंथ भी डिफरेंट है, एक लेंथ की सेक्शन 4 मीटर है, दूसरी लेंथ की 3 मीटर। लास्ट टाइम क्या था, दोनों की लेंथ कांस्टेंट, दोनों की 15 और ई की वैल्यू हमने उसमें पहले ही दे दी है, वो कांस्टेंट है 200। और इसमें अंदर क्या है, लोड की जगह क्या है कि यहाँ पे एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट है, मोमेंट की वैल्यू कितनी है 500 न्यूटन। यूनिट इसके मिसिंग है, इसको लिख लो न्यूटन मीटर जो यहाँ पे अप्लाइड लोड है। करना आपने इसलिए क्या है, वही स्टार्ट आपकी सेम होगी, पहले आपने इसके डायरेक्शन निकालने हैं, डायरेक्शन निकालने के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, इसकी ई और आई डायग्राम ड्रा करेंगे, एम ओवर। अब जिसके इनर्शिया की वैल्यूज या आई की वैल्यूज चेंज है, उसमें क्या करना है, आपकी उसको कोशिश करनी है कि एक कांस्टेंट में ले जाओ, या दोनों ए बी की फॉर्म में ले जाओ, या दोनों बी सी की फॉर्म में, ताकि आपके पास एम ओवर ए डायग्राम कांस्टेंट हो जाए। अब इसमें क्या गिवन है कि ए बी कितनी है 8 × 10⁻6 है, और बी सी कितनी है 4, मतलब उसके हाफ है। इस केस में और कुछ मोमेंट अप्लाइड है नहीं, कोई लोड भी नहीं है, सिर्फ कितना था 500 है, तो वो क्या आ जाएगा, इसको बी सी सॉल्व कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट बी सी कितना आ जाएगा यहाँ पे 500 ही आ जाएगा, और ये बी में क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यूज 500 ही होगी, और 500, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया की वैल्यू क्या है 8 है, मतलब उसके डबल है। जब उसको हाफ करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 500/2 कितनी आ जाएगी 250 हो जाएगी। इसका इनर्शिया मैंने इसको क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ ई आई ए बी करने के बजाय मैंने क्या कर दिया, इनर्शिया एंड बी सी कर दिया, मतलब दोनों सेक्शन में आपकी वैल्यू सेम कर दी, इनर्शिया की वैल्यू आई बी सी भी सेम हो गया, इधर भी आ गया, और दूसरे बी सी में भी सेक्शन की वैल्यूज क्या आ रही है आई। अगर आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो ई और आई की, तो फिर आपको मतलब 200 डिवाइड बाय ई और आई की वैल्यू पुट कर दो, मतलब उसको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो, तो फिर आपकी वो भी ठीक है, जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर आपको दोनों को सेम करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ ई और आई की फॉर्म में उसको लिख रहे हो, एंड में जाकर उसका रिजल्ट निकालोगे, फिर आपके पास इन दोनों को कांस्टेंट का कंसिस्टेंट का। तो ये और जो है कि इसको लोड ही नहीं अप्लाई, तो ये होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपके पास क्या होगी, सिंपल रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये 250 हो रही होगी, दूसरी उसकी डबल हो रही होगी, कितनी होगी 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी फाइंड कर लेते हैं, और इस पे डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो थ्योरम 2 आपका यूज होता है, मोमेंट एरिया थ्योरम का। तो 2 में हमें पता था कि 2 में क्या करना है, आपके पास एरिया या डिफ्लेक्शन किसकी इक्वल होगी, एरिया टाइम्स सेंट्रॉइड, मतलब जो अभी हम डिफ्लेक्शन एट बी देख रहे हैं रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, मतलब ए बी के दरमियान उसका एरिया इनटू उसके सेंट्रॉइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगी, उसकी डिफ्लेक्शन आ जाएगी। उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास रेक्टेंगल शेप बन रही है, क्या हो जाएगा 250, जो उसकी बेसिकली हाइट है, ये वाली वर्टिकल हाइट कितनी थी 250 ओवर ई 250 ओवर ई इनटू उसकी विड्थ कितनी थी 4 मीटर, इनटू इसका सेंट्रॉइड। अब बॉडी का सेंट्रॉइड कितना बन रहा है, 4 का हाफ क्या होता है, रेक्टेंगल का हाफ कितना होता है 2, तो क्या आ जाएगी हाफ 2 हो जाएगी। इसी तरह सेंट्रॉइड से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो जो उसकी वैल्यूज आएंगी वो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2000 न्यूटन मीटर क्यूब ओवर ई आई, यहाँ पे क्या बी सी। इस तरह एंड में आपने क्या करना है, वही आपने ई और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ई और आई की वैल्यूज आपको पता है कि ई भी आई भी आपको गिवन है गीगा पास्कल में, और इनर्शिया गिवन था आपको mm4 में, यहाँ पे यूनिट्स क्या आ रहे हैं न्यूटन मीटर क्यूब। मैंने क्या कर दिया, उसको दोनों को न्यूटन मीटर क्यूब 200 × 10⁻9 करेंगे, क्या आपके पास 10⁻9 होता है, ये किस में आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर में आ गया। और आई कितना गिवन था 4 × 10⁻6, जो बी सी के लिए गिवन है, सेक्शन बी सी के लिए 4 × 10⁻6 mm4 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, आप 10 की पावर क्यूब से रेज़ टू पावर 4 लेके उसको डिवाइड करें, मतलब 1000 की पावर 4 लेके उसको डिवाइड करें, क्योंकि 1 मीटर में आप कितने 1000 मीटर होते हैं, मतलब आपने 1000 की पावर 4 से आपने उसको डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे उसकी पावर क्या है 4 है, तो इसलिए उसकी पावर 4 से डिवाइड होते हैं। एट द एंड आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 2.5 मिलीमीटर, तो आपके पास बेसिकली क्या डिफरेंस है। इस तरह अगर बी सी के लिए देखना है, वहाँ पॉइंट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, तो सी के लिए हम विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे, तो वो भी सेम प्रोसीजर होगा। मतलब अभी आपके पास ए टू सी अपने पूरा एरिया लेना है, मतलब आपका 2 सेक्शन आ रहे हैं, पहले कितना आ रहा है 250 × 4 और इनटू सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या बन जाएगा सी से, जब उसका ले रहे होंगे 3 ये मीटर जो आपका बी और सी के दरमियान है, और 2 इसका हाफ हो जाएगा, मतलब जो आपके ए और बी के दरमियान 3 + 2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 × 5 हो जाएगा, प्लस सेक्शन बी सी में जो वैल्यूज आ रही 500 × 3 उसका एरिया हो जाएगा,
इनटू उसको सेंट्रॉइड कितना आ जाएगा 1.5 हाफ। अब बस वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपने वो यूनिट कंसिस्टेंट करनी है, तो अगेन आपके पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगा 9.06 सेंटीमीटर में डिफ्लेक्शन। अब आपके पास दोनों आंसर पॉजिटिव आएंगे, जिसका मतलब क्या आगे दोनों पॉइंट्स आपके ए से अबव लाई कर रहे हैं। अगर बोथ पॉइंट्स ए एंड बी से लाइज अबव द पॉइंट या टेकन होता है, अगर नेगेटिव आते तो ये पॉइंट्स बी से बिलो लाई कर रहे हैं। इन क्वेश्चन में अभी किसी को मसला है तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो आज के लेक्चर। इसके अलावा ये आपका चैप्टर नंबर 8 की जितनी भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मूवमेंट एरिया थ्योरम्स, चाहे वो एक्सरसाइज के हैं चाहे वो एग्जाम्पल, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, अपने टाइम पर सॉल्व करना है, और बुक आपको पता है हम फॉलो कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम